चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने सौंपा इस्तीफा। सीएम धामी के लिए विधायक ने छोड़ी सीट। लगातार दूसरी बार बने थे विधायक कैलाश चंद्र। सीएम ने प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सिख समाज ने सीएम को सौंपा गुरु तेग बहादुर का चित्र। सीएम ने कहा वीरता और साहस के थे प्रतीक। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का फर्जीवाड़ा। 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। रजिस्ट्रार की मिली भगत के बिना फर्जीवाड़ा असंभव। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने छात्रों को दी बड़ी सौगात। श्रीनगर से प्रवेश उत्सव अभियान शुरू। 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। छात्रों को दी जाएगी सहायता राशि। आग से बचाने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे 24 घंटे वन कर्मी। हर बीट में तैनात रहेगा वन दरोगा। फायर वाचरों को भी जोड़ा गया है कंट्रोल रूम से। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जहां पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। उनके चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की आज औपचारिक घोषणा हो गई है। वहीं चंपावत सीट से बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने आज अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडेरी को सौंप दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। और अब चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा और यहां से मुख्यमंत्री धामी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले विधायक ने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी और आज आधिकारिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी खटीमा विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा में पहुंचना है और ऐसे में उनके लिए एक सुरक्षित विधानसभा सीट की तलाश की जा रही थी। और चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के साथ एक निर्दलीय और कांग्रेस के एक विधायक ने भी सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी। और चंपावत विधानसभा खटीमा विधानसभा के बगल की सीट है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट काफी ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद मानी जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली जाकर सीएम ने भाजपा आलाकमान को यहां की परिस्थितियों से अवगत भी कराया था और विधायक कैलाश चंद्र दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। पहली बार वो 2017 में विधायक बने थे और चंपावत विधानसभा सीट 3 बार बीजेपी के खाते में रही और 2 बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और अब ये बात निकलकर सामने आ ही गई है कि चंपावत से ही पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं और ये बात अब साफ हो गई है और अब जल्द ही यहाँ पर उपचुनाव होंगे। और इस बीच यहाँ पर धामी जो कि चंपावत से चुनाव लड़ने वाले हैं। विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है और सीएम धामी के लिए विधायक ने अपनी सीट को छोड़ा है। लगातार दूसरी बार ऐसा है जब वो इस सीट से विधायक बने थे कैलाश चंद्र। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था, लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था। कुछ बहुत तो राज्य बना है, कुछ होता था, लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है,
उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों हजार लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर अब आखिरकार ये औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है ये सीट मुख्यमंत्री धामी के लिए? बिल्कुल संभव। देखिए, कई दिनों से लगातार सस्पेंस बरकरार था, जिसपे आज विराम लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जो है अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास जताया था, मुख्यमंत्री की कमान उनको सौंपी है। लेकिन जिस दिन मतगणना आए थे धामी, जिसके बाद हार गए थे, तो सबसे पहले विधायक कैलाश गहतोड़ी ने ही अपनी सीट छोड़ने की पेशकश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए करी थी। उसके बाद वो कई बार जो है जिक्र कर चुके थे और बात छेड़ चुके थे कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयारी। जिसके बाद उन्होंने अपनी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक करी, एक प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया प्रदेश भाजपा के लिए, जो फिर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक को उन्होंने सौंपा है। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी विचार किया और केंद्र को भी चंपावत विधानसभा सीट के बारे में एक तरीके से रूबरू करवाया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली थे। उन्होंने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंपावत सीट के बारे में जो है अवगत करवाया और वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जिसके बाद आज सुबह 8 बजे विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते ऋतु खंडूरी ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक का एक बयान आता है, जिसमें वो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने के लिए। चुनाव आयोग का अब इंतजार कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देगा कि चंपावत विधानसभा में उपचुनाव कब होंगे, तब वो पूरी की पूरी तैयारियों के साथ जुट जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा था कि जब से ही उन्हें मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ ली है, चंपावत में वो खास एक्टिव दिखाई दे हैं और पिछले 8 महीने में हमने देखा है कि उन्होंने खास जोर जो है वो चंपावत विधानसभा पे दिया है। क्योंकि काफी सालों से जो विकास कार्य की रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ी हुई थी, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है तेजी के साथ विकास कार्य किया। यही कहना है विधायक कैलाश चंद्र का, तभी उन्होंने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश करी। आज सुबह भी मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6-7 महीनों में ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा तरीके से विकास किया है, जिससे जनता जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है। जब मैंने सबसे पहले एक तरीके से घोषणा करी थी धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए, तब से ही विधानसभा सीट जनता जो है वो मेरे समर्थन में है। सभी एक तरीके से तैयार है धामी को चुनाव लड़ने के लिए। अगर धामी चंपावत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो भारी मतों से जो है वो विजय होंगे। ये साफ विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने कहा है। अब साफ इंतजार किया जा रहा है चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग कब इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर करेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हम देखते हैं कि चंपावत विधानसभा सीट से उनकी पैतृक जो विधानसभा सीट है खटीमा, उससे लगता हुआ क्षेत्र है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए राह हम आसान देख सकते हैं चंपावत विधानसभा के लिए, क्योंकि खटीमा की जनता ने उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया। कांग्रेस के एक तरीके से उपनेता प्रतिपक्ष जो अब बन गए हैं उनको वहां से जीत मिली है, जिसके बाद से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि चंपावत की जनता क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जता पाएगी। क्योंकि हम पिछले दिनों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान आया था कि जहां से भी मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ेंगे उनके सामने मैं टक्कर दूंगा। तो टक्कर अब किस तरीके की होगी आमने सामने, ये आने वाला वक्त बताएगा संभव। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, औपचारिक यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चंपावत सीट से जो कि उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री धामी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर साहिब जी का चित्र भेंट किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर वीरता और साहस के प्रतीक थे और साथ ही मानवता और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर के त्याग को देश कभी भुला नहीं पाएगा। उन्हें
हिंद दी चादर कहा जाता है। उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ साथ निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सिख विकास परिषद के अध्यक्ष बलजीत सिंह सोनी भी यहां पर मौजूद रहे। हरिद्वार में प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर श्रद्धालु और भक्तों से पैसे ठगने का एक मामला सामने आया और मनसा देवी ट्रस्ट के सदस्य अनिल शर्मा ने नगर कोतवाली में 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी और इस मामले में मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी अन्य लोगों के साथ मिलकर मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी करने वालों से अपनी जान को खतरा भी बताया और इतना ही नहीं, फर्जी ट्रस्ट तैयार करने में रविंद्र पुरी ने रजिस्ट्रार की भी मिलीभगत बताई। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार की मिलीभगत के बिना इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव नहीं है और इसलिए वे अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। फर्जी ट्रस्ट बनाया, ये जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने जो है 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज़ से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा। आपने ट्रस्ट कैसे हमारे नाम का बनाया? ठाकुर सिंह के नाम का व्यक्ति, उसका बेटा वासु, वो करीबन 6 महीने से करीबन 8 महीने से मेरे पीछे लगा हुआ था। वो मेरे मर्डर की योजना बना रहा था। श्रीनगर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया और अभियान का उद्देश्य नए छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना है। आपको बता दें ये अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा और शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले के 10 स्कूल सबसे ज्यादा छात्रों को एडमिशन देंगे। उन्हें एक कंप्यूटर सरकार द्वारा दिया जाएगा और साथ ही शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा भी की और कहा कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपए, जूनियर स्कूल को 10,000 और हाई स्कूल को 15 और साथ ही इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को 20,000 रुपए की किताबें खरीदने के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी और जो छात्रा साइकिल नहीं लेना चाहती उसके खाते में 2,850 रुपए डाले जाएंगे। विद्यालय है, हाई स्कूल है और इंटर कॉलेज है। लगभग 20,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। सरकार की तरफ से एक अभिनव कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आज से लेकर और 30 तारीख तक हम हर स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन आज मैंने यहाँ से किया। हमारे अधिकारी, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी वो अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और आज यहाँ पे 32 बच्चों ने एडमिशन लिया और सरकार ने एक पारितोषिक दे रही है कि हर जिले में जो टॉप 10 स्कूल होंगे जो कि सर्वाधिक बच्चों का एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूल में, उनको सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर जो है पारितोषिक दिया जाएगा स्कूल के लिए। एक बड़ा अभिनव प्रयास हमारा चल रहा है और मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए हमारे जितने गुरुजी लोग हैं और हमारे अभिभावक हैं और हमारे बच्चे हैं, ये सब जो है सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि इस बार हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। जंगलों को आग से बचाने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस बीच यहाँ पर जंगलों को आग से बचाने के लिए लालकोट स्थित रेंज कार्यालय में कंट्रोल रूम जो कि बनाया गया, इसमें आग लगने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही वन क्षेत्र में आग लगने की घटना से लेकर आग बुझाने तक की जानकारी जो कि मिल पाएगी और साथ ही कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन कर्मी तैनात रहेंगे और जो पल पल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजते रहेंगे। इस मौके पर वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि डोली रेंज के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है और जिसको लेकर हर बीट में वन दरोगा तैनात रहेगा और हर बीट में तैनात फायर वाचरों को भी कंट्रोल रूम से जोड़ा गया।
उन्होंने कहा कि 5 फरवरी से लेकर 15 जून तक आग लगने का जो सीजन होता है, लेकिन अप्रैल और मई में जंगल सबसे ज्यादा धधकते हैं। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में माचिस एवं ज्वलंत वस्तु ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है और अगर कोई व्यक्ति आग लगाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा समस्त फायर लाइन पूर्व में ही काट दी गई हैं। कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा चुका है और जहाँ कहीं फायर ड्रिल के कार्य जंगल में जहाँ भी आग लगने की संभावना है तो जो हमारे द्वारा तैनात वाचर तैनात किए गए हैं समस्त वन क्षेत्र में, उनके द्वारा फायर ड्रिल का कार्य किया जा रहा है। तो पूरी वन विभाग की टीम मुस्तैद है फायर से अग्नि के विरुद्ध। समस्त रेंजों के तरह इस रेंज में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि जहाँ से कि प्रत्येक बीट की सूचना फायर से संबंधित तापमान और आर्द्रता कितनी है उसकी हर 3 घंटे में रिपोर्ट हमें हायर को भेजनी होती है, हायर ऑफिस को भेजनी होती है, जहाँ से सूचना संपादित होकर देहरादून चली जाती है। निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगाते हुए पाया जाएगा तो उसके तहत वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा हमारे द्वारा वन अग्नि से के लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगह मुनादी भी कराई गई हैं बीच में और पैम्पलेट्स भी बांटे गए हैं और लोग जो जंगलों में अंदर बाहर लोग जाते हैं उनको भी जागरूक किया गया है कि वो बीड़ी माचिस लेके न जाएं जंगल की ओर। सहसपुर विधायक यहाँ पर सहदेव सिंह पुण्यदेव द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को याद किया और सम्मान समारोह यहां पर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक सहदेव सिंह पुण्य रहे और वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने बलिदानियों को याद किया, मौन धारण किया। इस मौके पर विधायक ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील भी की और कहा कि हमारे लायक कोई भी काम हो तो बेझिझक बताइए, क्योंकि हमारा पूरा संगठन एवं सरकार जनता के साथ है। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता खेमचंद गुप्ता ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी से पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सैनिकों के शव उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर हमने कहा है कि हमारे लायक कोई भी काम हो, जैसे हमारी सरकार के द्वारा उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम और अनेक सुविधाएं उपलब्ध करने का काम किया गया। और मैंने भी यहाँ पर निवेदन किया अपनी माताओं और बहनों से कि हमारे लायक कोई भी काम हो, हमारा पूरा संगठन, हमारी सरकार सब आपके साथ खड़े, आपके परिवार के साथ खड़े, किसी भी प्रकार का कोई काम। और यहाँ पर आज ये सम्मान कार्यक्रम किया गया है, अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। अटल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सैनिकों के 100 उनके घर तक पहुँचाए। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार सम्मान किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई लेकिन लगातार निरंतर प्रधानमंत्री कार्यालय में समीक्षा करते रहे और आज हमें इस बात का गर्व है जब हम होली दिवाली मनाते हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे बिल्कुल जहाँ की बर्फ़ पड़ी हुई रहती है ऐसे जगहों में मनाते हैं। देश में आज़ादी के 75वें वर्ष पर पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है और साथ ही जहरी खाल ब्लॉक के लैंसडाउन विधायक दिलीप महंत ने दीप प्रज्वलित किया और शिविर का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने निःशुल्क जांच कराई और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। उत्तराखंड राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब राज्य के ग्रामीण अंचल में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर लोगों के इलाज करने की पहल शुरू कर दी। तो वहीं उनके द्वारा किए जा रहे इस तरह के कार्य की स्थानीय लोगों समेत विपक्ष भी सराहना कर रहा है। हमने अभी ये प्रयास किया है कि ये स्वास्थ्य शिविर अभी से किया जाए प्रत्येक विकासखंड में। ये सरकार की गंभीरता है स्वास्थ्य के प्रति और हमने भी कोशिश किया कि सारी पीएचसी में डॉक्टर दे ही जाएँ और लगभग 80-90% अस्पतालों में हम डॉक्टर दे चुके हैं। कोविड से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है लेकिन अभी हमने सारे प्रयास किए और अभी हम पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं उनको भी हम सभी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस शिविर के माध्यम से तमाम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, चाहे आयुष्मान कार्ड की जानकारी होगी, चाहे उनको दवाइयाँ होंगी, चाहे उनका परीक्षण होगा, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट का आवंटन होगा। इस सारी चीज़ों से उनको लाभ मिल सके, ये प्रयास हमारा है।
बेसिकली 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जितनी भी सुविधाएं हम देते हैं सामान्य तौर पे, बहुत सारी सुविधाएं के अलावा विकलांग सर्टिफिकेट जहाँ पे कि आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ENT सर्जन, ये सभी लोग आए हैं जो जांच करेंगे और जांच करके जो बीमारियां हैं उसका भी इलाज करेंगे। अगर वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। इसमें हम कोविड के वैक्सीनेशन भी लगा रहे हैं, जो भी बच्चे आएंगे उनको भी लगा रहे हैं, जो बड़े आएंगे 60 साल के ऊपर जो प्रिकॉशनरी डोज लगाना था उसको भी लगा रहे हैं। और ट्यूबरक्लोसिस जो कि हमारा लक्ष्य है 2024 में ख़त्म करना, उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट भी है, बाल विकास भी है, जो माल नॉलेज पेशेंट होते हैं जिसको बोलते हैं बच्चा जिसमें कि वजन कम हो जाता है, खाने पीने की कमी की वजह से होता है, तो उसकी भी जांच कर रहे हैं। इस तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं। बेसिकली हम आयुष्मान कार्ड पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जैसे किसी को अचानक से बीमार पड़ गया जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। देखो, ये निश्चित रूप से सरकार का एक अच्छा कदम है कि स्वास्थ्य शिविर इस ढंग से लगाए जाते हैं, तो जहाँ डॉक्टरों की हम देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो नहीं उपलब्ध है। आज के शिविर में देखा जाएगा कि ENT स्पेशलिस्ट होगा, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होगा, आई सर्जन होगा, इससे निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार के थाना भगवानपुर क्षेत्र में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की के नेतृत्व में यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई और साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर भगवानपुर यूनिट की दोनों गाड़ियों ने आग पर लगातार पंपिंग की और आग बुझाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल थी, इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लपटें बहुत दूर दूर तक उठती हुई नजर आई। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर किस तरह से आग उठ रही थी, और ये तस्वीरें अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचते रहे। मशीनें और प्लास्टिक का सामान जलकर पूरी तरह से राख यहां पर हो गया था और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया, क्योंकि यहां पर जैसे इस बात की सूचना लगी कि यहां पर आग लग गई है और आग लगने के बाद यहां पर जो प्लास्टिक का सारा सामान था वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। ये तस्वीरें हैं रुड़की की, जहां पर ये मशीन और प्लास्टिक का सामान यहां पर रखा हुआ था काफ़ी मात्रा में, और जैसे ही यहां पर आग लगी उसके बाद आग लगातार बढ़ती गई। बताया जा रहा है कि यहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन अभी जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसकी वजह क्या इस हादसे के पीछे। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन समय रहते यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। लेकिन सबसे अच्छी और गनीमत की बात ये रही कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी और आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती हैं। ये आग की तस्वीरें हैं, ये आग की तस्वीर उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहाँ पर आग लगी हुई थी। और जैसे ही यहाँ पर इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुँची, और इस बीच प्लास्टिक की फैक्ट्री में जो आग लगी थी उस फैक्ट्री को बुझा लिया गया है। स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन किस वजह से आग लगी है अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन बताए जा रहे लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हुई थी। उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, इस आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया गया। ये तस्वीरें आग की आप देख सकते हैं। इस तरह के हादसे अमूमन होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरत यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब इस तरह की घटना होती है तो वहाँ पर वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए आग को बुझाने के लिए। क्या वो तमाम चीज़ें मौके पर मौजूद नहीं था, तो यहाँ पर इसको लेकर भी जाँच होगी और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। चलिए बढ़ता आगे और अब बात करेंगे खटीमा की, जहां खटीमा में अगर पैदल चलना है तो बीच सड़क पर चलना होगा, क्योंकि फुटपाथ पर तो दुकानदारों ने अपना कब्जा कर लिया। वहीं टनकपुर रोड पर या फिर सितारगंज रोड की बात करें तो वहां और बुरे हालात हैं। और बैंकों के आगे वाहनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन जो कि सड़कों के किनारे बिल्कुल खड़े हुए हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और साथ ही सड़क पर खड़ी कारें दुर्घटनाओं को खुलेआम दावत दे रही हैं।
दरअसल पुलिस द्वारा लगातार चालान भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई देता। वहीं खटीमा में पुरानी तहसील में पार्किंग की व्यवस्था तो की गई, लेकिन वहां 2 या 3 वाहन ही खड़े होते हैं। आबूदादी की पुलिस द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन वाले टुक टुक चालकों पर शिकंजा कसने से मुख्य चौराहा है, मुख्य चौक है, वहां पर तो जाम से लोगों को राहत मिली है, लेकिन टनकपुर रोड की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। वहीं जब इस मामले में सीईओ भूपेंद्र भंडारी से बात की तो उन्होंने बताया कि स्थिति सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा और जो वाहन सड़कों पर लगातार खड़े रहते हैं और जो लोग सड़कों पर वाहनों को लगाकर चले जाते कहीं और, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो ये अतिक्रमण भी है बाजार में, अतिक्रमण के खिलाफ भी और फिर कार्रवाई की जाएगी। जो सड़कों पर जो है लोग ठेले और रेहड़ी लगा दे रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ आम जन लोग हैं जिनका आवागमन होता है, वो लोग जो है वो उनको सुविधा मिल जाए सड़क पर चलने के लिए। अभियान के तहत जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले एक बार प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं, अनाउंसिंग भी कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार से गाड़ियों को सड़क के किनारे अगर लगाए रहेंगे नो पार्किंग जोन में, तो एक अभियान चलाया जाएगा। और इनके नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर पिथौरागढ़ के धारचूला में आज नवनियुक्त आईएएस नंदन कुमार ने एसडीएम का कार्यभार ग्रहण किया और इस मामले में एसडीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती आपदाओं का लगातार बने रहना होगा और साथ ही सभी सड़क मार्ग सीमा की सुरक्षा बीआरओ और सेना के साथ सामंजस्य बनाना हमारी प्राथमिकता होगी और साथ ही लोगों की जो भी मूलभूत आवश्यकता है जैसे कि राशन या फिर मेडिकल सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और नेपाल के साथ एक ग्रुप बनाकर हर समस्या का समाधान धारचूला और दारचूला में मिलकर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में खुद निरीक्षण करूंगा और साथ ही निर्माण कार्यों में भी तेजी आएगी। और इस बीच यहाँ पर ये बात कही गई है नवनियुक्त एसडीएम नंदन कुमार की ओर से, क्योंकि उन्होंने नवनियुक्त कार्यभार अभी संभाल लिया है। सहयोग हो ही रहा है सर भारत सरकार से। अब वो पास दे रहे हैं, फिर पास की वजह से हम जा पा रहे हैं। मतलब काफी साल से जा रहे हैं हम भारत के रास्ते होते हुए। तो कितने महीने आप वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में रहेंगे? 6 महीने अपने गांव बैठेंगे सर नेपाल में। जी जी भारतीय क्षेत्र से जाकर फिर वापसी हम नवंबर में आएंगे सर। भारतीय क्षेत्र से आएंगे? जी जी वहीं से आएंगे। फिर बीच में भी हम आते जाते रहते हैं। तो आप धारचूला प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उनसे यही कहना चाहेंगे सर अभी तक सहयोग हो ही रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। विशेष फोकस रहेगा वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे रहेगा। लास्ट ईयर जब मानसून के टाइम पे काफ़ी सड़कें बाधित रही थी और यातायात व्यवस्था बहुत पूरी तरीके से बंद रही थी काफ़ी महीनों तक, खासकर तवाघाट सोगड़ा मार्ग में। वहाँ पे एक सेक्शन है छिलकिला का जो NHPC के द्वारा जिसकी मरम्मत की जा रही है, उस काम को तीव्रता देना और उसके बाद जो अगर डिजास्टर को के मद्देनज़र रीजनल रिस्पांस सेंटर्स बनाना ताकि वहाँ पे जो है बहुत क्विक रिस्पांस दी जा सके और जो ज़रूरी इन्वेंट्री है, जो ज़रूरी सामान है वहाँ पे मौजूद रहे ताकि कोई विलम्ब ना हो अगर कोई आपदा की घटना घटती है तो। उसी के साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे टेलीकम्युनिकेशन को लेके हो या सड़क निर्माण हो, बीआरओ के काम हो, उनको गाइड करना, फैसिलिटेट करना कि वो काम अच्छी क्वालिटी में और जल्दी से हो सके, ये ऐसी व्यवस्थाएं करनी। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे